हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फेज डायग्राम का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने लेक्चर 1 देखा और लेक्चर 2 देखा। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारा फेज डायग्राम तक पहुंचने का एक रास्ता था। यानी कि अगर आप लोगों को फेज डायग्राम समझना है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों देखने पड़ेंगे, तब जाके हम आगे पहुंचेंगे फेज डायग्राम क्या होता है। आज हम एक्चुअल मीनिंग देखेंगे फेज डायग्राम का क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और इसे किन और 2 नामों से जाना जाता है वो इसी चीज़ को देखेंगे। उसके बाद कहाँ ये यूज़ होता है फेज डायग्राम, उस चीज़ को देखेंगे। अगर आपने पढ़ा हो आयरन कार्बन डायग्राम, अगर आपने पढ़ा हो आयरन कार्बन डायग्राम, तो वो भी एक फेज डायग्राम है। वो भी क्या है? एक फेज डायग्राम है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम क्या होता है? ठीक है, मैं तुम्हें रिकॉल कराऊं तो हमने पढ़ा था फेज क्या होता है। अगर मैं तुम्हें रिकॉल कराऊं फेज क्या होता है, तो फेज क्या था? फेज हमारा फिजिकली डिस्टिंक्ट एलॉय का वह पार्ट जो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, केमिकली होमोजीनियस है, मैकेनिकली सेपरेबल है और जिसकी खुद की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है दूसरे से, उसे क्या कहते हैं? फेज। तो अब हम देखना चाहते हैं टू फेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। टू फेज सिस्टम का मतलब नाम से पता लग रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें 2 फेज होंगे, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 फेज होंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं वाटर एंड सैंड मिक्सचर, वाटर एंड सैंड मिक्सचर। अगर आप देखो ये मेरा कोई पानी से भरा कंटेनर था, पानी से भरा कंटेनर था। ठीक है, वाटर। ठीक है, ये क्या है? मेरा टैंक। और तुमने क्या कर दिया? इसमें सैंड डाल दिया। तो जब तुम सैंड डाल दोगे तो सैंड कहाँ? नीचे वाले पार्ट में आके बैठ जाएगा। ठीक है, ये मिक्सचर तैयार है। अगर तुम इस मिक्सचर में देखो तो ये दोनों क्या है? सैंड और वाटर। ये कौन सा पार्ट है? सैंड नीचे आके बैठ जाएगा। तो तुम देखोगे क्या कि सैंड और वाटर की अलग बाउंड्री है, डेफिनेबल बाउंड्री है। दोनों की केमिकल कंपोजिशन अलग है, केमिकली होमोजीनियस है। ठीक है, और खुद की इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये भी फेज है, ये भी एक फेज है। ठीक है, तो वाटर वाला पार्ट जो है वो एक फेज है, सैंड वाला पार्ट क्या है? वो दूसरा फेज है। टू फेज सिस्टम। उसके बाद थोड़ा सा मैं और तुम्हें डीप लेके जाना चाहूंगा। वाटर एंड सैंड पार्ट, वाटर एंड आइस मिक्सचर। ध्यान से देखेंगे, एक ही चीज की एक लिक्विड फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म। अगर तुम बात करो, ये तुमने क्या डाल दिया ऊपर? वाटर का बड़ा सा क्यूब डाल दिया। ठीक है, और नीचे रहेगा वाटर, ऊपर रहेगा आइस। कंटेनर में नीचे वाटर रहेगा, आइस ऊपर रहेगा। आइस ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी जब तक ये पिघले ना, अभी डालने की कंडीशन की डालते ही मैं बात करूं तो तुम क्या देखोगे? देखो, फिजिकली सेपरेबल बाउंड्री अलग आराम से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आइस की जो केमिकली, आइस जो है वो केमिकली होमोजीनियस है, वाटर अपने पार्ट में केमिकली होमोजीनियस है। गुड। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब आइस की कुछ और प्रॉपर्टी है, वाटर की कुछ और प्रॉपर्टी है। वाटर की डेंसिटी 1000, आइस की डेंसिटी 998। ठीक है, 998। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, केमिकली होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब तो ये आइस क्या करेगा? एक फेज की तरह काम करेगा और वाटर भी एक फेज की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? फेज की तरह। क्लियर? यानी कि कहने का क्या मतलब है, हमारा वाटर और आइस क्या है? एक टू फेज सिस्टम है। कंडीशन क्या है? आइस हमारा पिघले ना, मेल्ट ना हो। कभी तुम मेल्ट करने के बाद बोलो नहीं,
जैसे हमने डाला उसी कंडीशन में बात कर रहे हैं। जैसे हमने आइस क्यूब, बड़ा सा आइस क्यूब डाल दिया, तो डालते ही हम बात कर रहे हैं कि ये 2 फेज सिस्टम है। यानी कि अगर कोई, यहां से पॉइंट सीखने को क्या मिलता है कि अगर कोई मेटल अगर लिक्विड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है, एक सॉलिड फॉर्म में है, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। यानी कि अगर तुम क्या करो, एक मेटल लिया तुमने पिघला हुआ, और दूसरा क्या किया तुमने, उसमें उसी मेटल का बना सॉलिड डाल दिया, तो डालते ही जो तुम्हारा मिक्सचर बनेगा, 2 फेज मिक्सचर होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे चलते हैं हम, ठीक है। 2 फेज सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो आगे जाके देखेंगे इस चीज को। ये जो मैंने लास्ट में आप लोगों को पॉइंट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, इसका मैं यूज करूंगा आगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्योर मेटल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कोई मेटल तुमने ले लिया ए, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, अब ये आपका बन जा रहा है सॉलिड। मेटल ये क्या बन गया, सॉलिड, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अगर तुम जब इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहोगे, ठीक है, तो बीच में फेज चेंज होगा। इट मीन्स अगर मैं बीच की बात करूं तो ये क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। बीच की बात करूं तो ये होगा लिक्विड प्लस सॉलिड। इसका मतलब देखो, अब ये लिक्विड केमिकली होमोजेनियस है थ्रू आउट द मास, ठीक है। इट मीन्स ये सिंगल फेज है। जो हमारा मेटल ए है, सॉलिड फॉर्म में क्या है, केमिकली होमोजेनियस है थ्रू आउट द मास, इट मीन्स ये भी सिंगल फेज है। अब तुम इसकी बात करो जहां तुम्हारा बीच का है, यानी कि तुम्हारा लिक्विड प्लस सॉलिड है। इसका मतलब लिक्विड और सॉलिड अलग अलग फेज हो चुके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 फेज सिस्टम। याद रखेंगे बच्चों। और ये हमारा सिंगल फेज, और सॉलिड भी क्या है, सिंगल फेज, ठीक है। अब ये उतार लिया। अब देखते हैं इसका यूज करूंगा अभी मैं कैसे, इसका यूज करूंगा कैसे, ठीक है। अब जब कोई प्योर मेटल सॉलिडिफाई होता है, तो मैं देखना चाहता हूं जो टाइम और टेम्परेचर है वो एक दूसरे के साथ कैसे वैरी करते हैं। वापस बता रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कूलिंग कर्व। कहने की क्या बात है, कूलिंग कर्व का मतलब है मैं देखना चाहता हूं मेरा टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलो, ये तुमने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्योर मेटल की। और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं अभी टेम्परेचर कुछ भी था, हाई टेम्परेचर था, और जो मेरा मेटल था किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप उसे ठंडा होने के लिए छोड़ोगे, तुम्हें अल्टीमेटली क्या बनाना है, उस लिक्विड मेटल को क्या बनाना है, सॉलिड, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ोगे, तो क्या होगा बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, हो गया। यानी कि उसके बाद क्या होगा, पहले एज अ लिक्विड उसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लिक्विड कूलिंग, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं हम क्या, लिक्विड कूलिंग। उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज होगा, किससे, लिक्विड से सॉलिड। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा फेज चेंज होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं पॉइंट को, ठीक है। और ये हो रहा है हमारा फेज चेंज, या इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हमारी सॉलिडिफिकेशन जो हो रही है बी से सी हो रही है, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सी से डी होगी बच्चों हमारी सॉलिड की कूलिंग, ठीक है। यानी कि बी पर भी हमारा क्या है, लिक्विड, यहां से सॉलिड बनना शुरू होगा, और सी पर क्या बन जाएगा, कंप्लीटली सॉलिड, ठीक है बच्चों। और ये लास्ट में आ जाएगा हमारा टी रूम टेम्परेचर,
तो कहने की क्या बात है कि जब हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में हमने टेम्परेचर देखा तो पहले तो एज अ लिक्विड वो ठंडा होगा, उसके बाद जो भी उसका सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा है। उसके बाद आपकी सॉलिड कूलिंग हो जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या देखा है इस कर्व से कि हमारा जो प्योर मेटल है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है, यानी कि जो हमारा फेज चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो लिख लेंगे इस चीज को, फॉर प्योर मेटल फेज चेंज, और इसी को बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं हम क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं ए से बी जाते हुए मेरा टेम्परेचर घटेगा, बी से सी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और सी से डी मेरा टेम्परेचर फिर घटेगा। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात थी कि भाई प्योर मेटल एक कांस्टेंट टेम्परेचर से सॉलिडिफाई होता है। अब मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल के दिखाता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रब करते हैं इस चीज को, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे बस, ये ध्यान रखेंगे क्या है, फेज चेंज। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट आता है यहां पर, टर्म आती है पॉइंट ऑफ अरेस्ट। आपको बहुत बुकों में ये पॉइंट लिखा मिलेगा, व्हाट इज पॉइंट ऑफ अरेस्ट। आपके आरकेजन में भी ये क्वेश्चन है, आपकी यूथ पब्लिकेशन में भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। पॉइंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना मतलब एक तरह से बांध लेना, रोक देना। ठीक है, ये क्या कर देना, रोक देना। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है बच्चों, वो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं यहां से देखूं, जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई और सॉलिडिफिकेशन खत्म हुई, इस दौरान टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। ठीक है, इस दौरान क्या रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पॉइंट ऑफ अरेस्ट वह टेम्परेचर है जो फेज चेंज या सॉलिडिफिकेशन के दौरान होता है। वह कांस्टेंट टेम्परेचर जो सॉलिडिफिकेशन के दौरान रहता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब कि भाई फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर जो है वो कुछ समय के लिए अरेस्ट हो चुका है। वापस बता रहा हूं, फेज चेंज के दौरान, सॉलिडिफिकेशन के दौरान की टेम्परेचर को हमने कुछ देर तक क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट का मतलब रोक दिया, ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अरेस्ट। लिख दे रहा हूं बच्चों के लिए, इट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर दैट अकर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन और फेज चेंज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है बच्चों, कहने का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ अरेस्ट वह टेम्परेचर है जिसे हमने फेज चेंज के दौरान अरेस्ट किया हुआ है, घटने या बढ़ने से रोका हुआ है। इसी को बोलते हैं हम, इसी का दूसरा नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? अब थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें, अब थोड़ा और चलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखेंगे, मैंने कूलिंग कर्व किसके लिए बनाया बच्चों, प्योर मेटल के लिए। यानी कि सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं, एक, यानी कि यहां पर कंपोनेंट कितने हैं, याद रखेंगे 1। क्लियर? अब मैं ए से बी रीजन के लिए बात कर रहा हूं, ए से बी रीजन के लिए, यानी कि यहां से यहां
कितने कंपोनेंट है बच्चों? C इक्वल टू 1। फेज कितने हैं? लिक्विड फेज है और थ्रू आउट द मास क्या है? सेम है, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, तो इसका मतलब फेज कितने हैं? 1। जब मैं गिब्स फेज रूल लगाऊंगा, गिब्स फेज रूल, तो बच्चों गिब्स फेज रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या होता है? P प्लस F, C प्लस 2, C कॉम्पोनेंट, P फेज, F डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो बच्चों, क्या होगी यहाँ पे? C का मान 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने, तो गिब्स फेज रूल क्या बनेगा? P प्लस F इक्वल टू C प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसका मान 1, ये 1 और P आके इधर -1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 1। यानी कि इस रीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब 1 का मतलब ये है कि जब इस रीजन में अगर मेटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो मैं सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और वो होगा यहाँ पर टेम्परेचर। वापस बताता हूं बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है 1, यानी कि मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो इस रीजन में, यानी कि ए से बी रीजन में मेरे मेटल या एलॉय, अभी फिलहाल के लिए मेटल मान के चले हैं, मेटल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट लेके चलते हैं बच्चों बी से सी रीजन, बी से सी रीजन। ठीक है, बी से सी रीजन में देखूं तो बच्चों कितने फेज हैं? मैंने तुम्हें बताया था ये होगा 2 फेज रीजन, यानी कि लिक्विड प्योर मेटल अगर का जो मसी जोन है, मसी जोन का मतलब प्योर मेटल का जो हमारा सॉलिडिफिकेशन होगा, तो यहाँ क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ से सॉलिड बनना शुरू होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सॉलिड कितना % बन चुका होगा? मान लेता हूँ 20% सॉलिड बन चुका, तो 20% क्या होगा? वो लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब सॉलिड एक फेज है, लिक्विड दूसरा फेज है। तो इस दौरान फेज कितने होंगे बच्चों? 2। कंपोनेंट कितने बच्चों? 1। तो अगर मैं गिब्स फेज रूल लगाऊं तो क्या आएगा? F प्लस या F इक्वल टू C प्लस 1 माइनस P, वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी? 0। यानी कि जब लिक्विड मेटल, प्योर लिक्विड मेटल सॉलिडिफाई होता है तो फेज चेंज के दौरान हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहती है? 0। ठीक है, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं, एक ये नई वर्ड बनता है, इसका मतलब होता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है, इसे बोलते हैं नॉन वेरिएंट, VARIANT। ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो, या ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो, तो क्या कहलाती है? इनवेरिएंट रिएक्शन या इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, लिख दे रहा हूं, व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 0 देन सिस्टम और इक्वेशन is called non variant। ठीक है, और ये इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे आगे बताऊंगा, आगे आएंगी चीजें। यूटेक्टिक रिएक्शन या यूटेक्टिक सिस्टम आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी, अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, यूटेक्टिक हो गया, यूटेक्टोइड बच्चों, यूटेक्टोइड रिएक्शन या सिस्टम। तीसरा आएगा बच्चों परटेक्टिक, और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट यही चीज होंगी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यानी कि जो हमारी यूटेक्टिक रिएक्शन या सिस्टम होता है वो होता है नॉन वेरिएंट, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इस चीज को और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहां पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 0। ठीक है, जब भी फेज चेंज एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली 0 रहती है। ठीक है, थर्ड रीजन आएगा C से D। अगर मैं बात करूं फेज कितने हैं? 1, क्योंकि सॉलिड फेज है बच्चों,
और कंपोनेंट कितना है 1। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं गिब्स फेस रूल F इक्वल टू C प्लस 1 माइनस P, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी तुम्हारी 1। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी C से D जोन में मेटल की प्रॉपर्टी को बताने के लिए मुझे एक ही वेरिएबल डिफाइन करना होगा, वो होगा टेम्परेचर। क्लियर? तो ये तो अब फेज चेंज के बारे में। ये हमने किसके लिए पढ़ा कि कूलिंग कर्व फॉर प्योर मेटल। अब बात करते हैं प्योर मेटल ना होकर आपका एलॉय हो तो क्या होगा, वो सीन हम देखेंगे अभी, ठीक है। और उसी की टर्म में हम फेज डायग्राम की डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहां से बच्चों ध्यान रखना इनवेरिएंट रिएक्शन क्या होती है और कौन कौन सी होती है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है। और जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था कि प्योर मेटल के लिए जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। एक पॉइंट और, यूनिवेरिएंट का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1। याद भी रखेंगे भी, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी तो इसे बोलते हैं बच्चों यूनिवेरिएंट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम एलॉय की। फॉर एलॉय आपको मैंने बताया था एलॉय क्या है। एलॉय 2 या 2 से अधिक केमिकल एलिमेंट का मिक्सचर होता है जिसमें कम से कम एक हमारा मेटल हो, ठीक है। तो इसे देखते हैं सॉलिडिफिकेशन कैसा होगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि मैंने कॉपर प्लस निकिल का एक मिक्सचर बनाया, कॉपर प्लस निकिल का एक मिक्सचर बनाया जो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में कंप्लीटली सोल्यूबल हो। बताऊंगा इसका मतलब है भी, कंप्लीटली सोल्यूबल हो। जैसे अगर तुम पानी में रेत डालोगे घुलेगा नहीं, घुल पाएगा। लेकिन तुमने क्या किया, पानी में शुगर डाल दिया तो क्या होगा, कंप्लीटली घुल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अगर तुम उसे आइस क्यूब बनाना चाह रहे हो उसकी, तो क्या होगा, वो आइस क्यूब जब हमारा नमक के पानी का आइस क्यूब बनेगा तब भी वो क्या होगा, हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व रहेगा जैसे लिक्विड फॉर्म में था। तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिसॉल्व का मतलब होता है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो मैं इस तरह से एग्जांपल लेके चलूंगा कि मैंने ऐसा एलॉय बनाया है जिसमें लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो और सॉलिड स्टेट में भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो। इसका मीनिंग है बच्चों, बताऊंगा आगे जाके। धीरे धीरे बच्चों पढ़ते रहो, एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। लेकिन क्लास कंटिन्यू देखो, स्टार्टिंग से देखो, और जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूं या क्वेश्चन कराता हूं या पॉइंट में बोलता हूं कि बच्चों इंपॉर्टेंट है तो उसे इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ठीक है। अभी बताता हूं बच्चों, एक सेकेंड। देखो बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं एक्स एक्सिस पे क्या लेके चल रहा हूं और वाई पे। एक्स एक्सिस पे क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब मैं दो चीजों को मिलाऊंगा इधर, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां प्योर निकिल है, यहां बात करूं तो प्योर कॉपर है। जैसे मैं इधर आऊंगा कॉपर की परसेंटेज कम होती जाएगी और जैसे मैं इधर जाऊंगा
निकिल की परसेंटेज कम होती जाएगी। तो यहाँ कहीं बीच में जाएंगे तो हमें निकिल और कॉपर का मिक्सचर जरूर मिलेगा। ठीक है, वाई एक्सिस अपना डिनोट करता है टेम्परेचर को। ठीक है, हमें पता है प्योर कॉपर का जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 1082। अगर मैं बात करूं निकिल का बच्चों, तो निकिल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1455। ठीक है, हल्का फुल्का वेरिएशन 45-55 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है उसमें। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अगर वो तुमसे प्योर निकिल का अगर मेल्टिंग पॉइंट भी पूछेगा बच्चों, तो वो 1455 या 52 दोनों में से एक देगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, और इसके साथ साथ मैं इधर कूलिंग कर्व भी बनाऊंगा बच्चों, जिसे कहते हैं टेम्परेचर, और इधर आएगा आपका टाइम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस जोन को बोलता हूं मैं बच्चों लिक्विड, इसे बोलता हूं सॉलिड, और बीच में आता है लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, ये जो ऊपर वाला कर्व है बताऊंगा अभी, इसे बोलते हैं लिक्विडस, और नीचे वाले को बोलते हैं सॉलिडस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना क्या मतलब है इस चीज का। तुमने क्या किया, तुमने 90% ले लिया निकिल, 90% तुमने क्या लिया निकिल ज्यादा मात्रा में, और कम मात्रा में बच्चों तुमने क्या लिया कॉपर। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, इसका टेम्परेचर जो मिक्सचर का टेम्परेचर है मैं कितना ले गया 1090 मान लेता हूं। तो 1090 टेम्परेचर ले जाने पर, 1090 टेम्परेचर ले जाने पर मेरा क्या क्या मेल्ट होगा, कॉपर, निकिल एज इट इज रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो कंप्लीट मिक्सचर था वो तो मेल्ट नहीं हुआ, उसका एक पार्ट मेल्ट हुआ। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, जब मैं 1090 डिग्री टेम्परेचर ले गया या फिर मैं 1100 डिग्री टेम्परेचर ले गया, तो मेरा कॉपर वाला पार्ट ही मेल्ट हुआ, निकिल वाला नहीं। इसका मतलब ये क्या है, टू फेज मिक्सचर। क्या है, टू फेज मिक्सचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिक्विड मेल्ट हो चुका है, कॉपर मेल्ट हो चुका है, निकिल मेल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जोन हमारी क्या कहलाएगी, मसी जोन। मसी जोन का मतलब जहां लिक्विड और सॉलिड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसे बोलते हैं मसी जोन। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये जो बीच वाला एक कर्व है, जो आपको कर्व के अंदर जो जोन है मसी जोन है, यानी कि यहां लिक्विड और सॉलिड एक साथ रहेंगे। ठीक है, और जब तुम क्या करोगे, इस देखो इस कंपोज में मान लेता हूं मैंने ये कंपोजिशन ले ली 50-50, मैंने 50% कॉपर ले लिया, 50% क्या ले लिया, निकिल। तो तुम बात करोगे, तो हम अगर एक लाइन क्रॉस कट करूं तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया। ठीक है, तो देखो तुम बच्चों इस टेम्परेचर से नीचे अगर तुमने 50% कॉपर लिया, 50% क्या लिया, निकिल, तो इस टेम्परेचर से नीचे तुम्हारा क्या है, सॉलिड। इसका मतलब दोनों क्या हो चुके हैं, अगर तुम इस टेम्परेचर पे रहोगे, इससे नीचे का मतलब है कि ये, इस टेम्परेचर से नीचे का मतलब है कि दोनों सॉलिड बन चुके हैं और आपस में कंप्लीटली घुले हुए हैं, जो मैंने पहले एजम्पशन माना था। इसका मतलब जब कंप्लीटली घुले हैं, कोई दोनों चीज कंप्लीटली घुले हैं, इसका मतलब कंप्लीटली घुले हैं तो हर जगह कंप्लीटली घुले होंगे, हर जगह कंप्लीटली घुले होंगे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, जो मिक्सचर यहाँ है वही मिक्सचर यहाँ, वही मिक्सचर यहाँ, वही मिक्सचर यहाँ, वही मिक्सचर यहाँ, वही मिक्सचर यहाँ। इसका मतलब दोनों कंप्लीटली होमोजीनियस होंगे, केमिकली होमोजीनियस होंगे, कोई भी इनके बीच अलग से डेफिनेट बाउंड्री नहीं बनेगी। जब डेफिनेट बाउंड्री नहीं बन रही है और हर जगह सेम प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब सिंगल फेज, यानी कि यहां पर सॉलिड स्टेट में क्या है, सिंगल फेज है, लिक्विड स्टेट में बच्चों क्या है, जब कंप्लीटली डिसॉल्व है तो तुम बता ही नहीं सकते कि यहां वाला पार्ट अलग होगा, यहां वाला, दोनों हर कहीं भी चले जाओ सिस्टम में हमारा पार्ट सेम रहेगा। जब सेम पार्ट तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम होमोजीनियस भी है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंगल फेज, ये सिंगल फेज, ये सिंगल फेज, बीच में क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, दो फेज सिस्टम। ठीक है, क्या मिलेगा, दो फेज सिस्टम। और मैंने अभी बताया तुम्हें, तुमने निकिल लिया था, कॉपर लिया था, जैसे तुमने 1090 टेम्परेचर लिया तो इसमें सिर्फ एक ही पार्ट मेल्ट हुआ, बाकी निकिल वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है। इसका मतलब जब तुम 1100 ले जाओगे, 1200 ले जाओगे, 1400 ले जाओगे, 1500, जब तुम 1450 से ऊपर जाओगे तब ये कंप्लीटली मेल्ट होंगे एक दूसरे के साथ। इसका मतलब जो
हमारा सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जो बन रहा है वो फेज चेंज, जो हमारा सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना होके एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा लिक्विड स्टेट थी, ठीक है, पहले कोई लिक्विड स्टेट थी, मान लेता हूं लिक्विड मैंने ले लिया 50-50 ले लिया, 50% कॉपर 50% मेरा क्या है निकिल, और इसका टेम्परेचर मैंने 2000 कर दिया। ठीक है, समझने के लिए मैंने क्या कर दिया 2000, यानी कि 2000 में दोनों मेल्ट होंगे। क्यों, देखो 1455 मैक्सिमम है, यानी कि इससे ऊपर होंगे कहीं हम, तो दोनों कंप्लीटली मेल्ट होंगे। तो सबसे पहले वो कहाँ आएंगे 1450 तक। देखो अगर तुम देखो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे, बस उनका टेम्परेचर घटेगा, यानी कि टाइम के साथ टेम्परेचर ऐसे घटेगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद होगा क्या कि जैसे तुम यहां पहुंचोगे इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे पहुंचोगे, इस टेम्परेचर पे पहुंचोगे इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों, इस टेम्परेचर पे जैसे तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा कुछ पार्ट सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। चलो, कुछ पार्ट सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा इस पॉइंट तक तो तुम्हारा सॉलिड क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा लिक्विड पार्ट था वो धीरे 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 सॉलिड में बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो मेरा फेज चेंज हुआ या फिर मैं बोलूं सॉलिडिफिकेशन हुआ बच्चों, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं हुआ, एक वेरिएबल टेम्परेचर पे हुआ। ठीक है, और फिर ये होगा आपका सॉलिड कूलिंग। सॉलिड कूलिंग का मतलब बच्चों कि हमारा जो सॉलिड है अब वो रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी बच्चों लिक्विड कूलिंग। क्लियर? तो इस तरह से तुम्हारा कूलिंग कर्व बनेगा इसके लिए। ठीक है बच्चों, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।